की नमस्कार। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर काजी, वैज्ञानिक के डॉक्टर आर.के. गुप्ता, कार्यालय अध्यक्ष सेंट्रल हर्बेरियम, डॉक्टर कणाद दास, रुद्र जी और सभागृह में उपस्थित देश के भविष्य, देश के वर्तमान वैज्ञानिक जो अपने अपने तरीके से देश को विज्ञान में दिशा दे रहे हैं, विशेषकर प्लांट्स में। सही बात तो यह है कि देश की जो राजभाषा है और देश की जो राष्ट्रभाषाएं हैं, उनमें बहुत हल्का सा अंतर है। देश की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं और जो हिंदी बोलता है, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी भी मातृभाषा है, उसकी भी कोई बोली है। तो एक दक्षिण से पूरब से जिन मनीषियों ने इस भाषा को राजभाषा बनाने के लिए चुना, उसमें हिंदी भाषी लोगों की संख्या सबसे कम है। जो दक्षिण की तरफ देखते हैं आज की तारीख में, अगर वो 46, 47, 43, 42 में देखें तो इस भाषा को और खादी को लोग गांव-गांव ले गए, कंधे पर जिन्होंने खादी बेची और देश की आज़ादी में दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो आज की तारीख में किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं है, जिसे बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया, तो ये 46, 47 से पहले की जो भाषा है इस देश को आज़ादी लाने की, उस भाषा के तौर पर हिंदी को राजभाषा के तौर पर माना गया है। इसके साथ ही साथ इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी भाषाएं बेहतरीन राष्ट्रभाषाएं हैं और उनके प्रचार प्रसार में जो राष्ट्रभाषाएं ऑफिशियल नहीं भी हैं, भारत सरकार की नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो उन भाषाओं पे भी काम करती है जो बोलियां हैं, उन भाषाओं में विज्ञान की किताबें लाती हैं जो जो संविधान में स्वीकृत बोलियां नहीं है, उन पर भी लाती हैं। तो ये जो हल्के फुल्के जो चीज़ें हमारे दिमाग में, जो कि हम अपने आर्थिक दबाव में, काम के दबाव में इस बात को समझ नहीं पाते कि भाषा का मामला किस तरफ जा रहा है, हमें बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा सा अपने काम से समय निकाल के यहाँ वैज्ञानिक आ जाएंगे, अपने घरों में जाके बोले पापा जी क्या करते हैं, पापा जी वैज्ञानिक है, पापा जी क्या करते हैं, पापा जी बॉटनिस्ट हैं, पापा जी क्या करते हैं, वैज्ञानिक है। पापा जी को भाषा के बारे में भी कोई जानकारी है? ये पापा जी जब यहाँ से आपस में बात करके बोलेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे पापा खाली चुपचाप बैठे ही नहीं रहते, ज्ञान के ही नहीं भाषा का भी काम करते हैं। कहावत है कि देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेद वाक्य है और वेद वाक्य होने के नाते ये जिस भाषा में है वो संस्कृत है, और संस्कृत से बंगला, संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से पंजाबी तक पहुंचने का जो पीरियड है वो 2000 साल का है। हम ये मान कर चल लेते हैं कि ये हमारी मौसी है, ये हमारी माता है, ये मौसी भाषाएं हैं, तो संस्कृत हमारी मदर टंग है, संस्कृत हमारी भाषाओं की भाषा है। हम जब कहते हैं बंगला में लोटस माने पद्म, द म, बंगला में कहते हैं पद्म, दा को 2 बार बोलते हैं। दा को 2 बार बोलना संस्कृत में नहीं है, हिंदी में भी नहीं, पाली में है। तो आप जो जड़ें खोजते हैं, तो जब जड़ आप खोजते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जड़ें इस 2000 साल के बीच में बहुत सारी भाषाएं, पिंगल नहीं बोलते लोग, डिंगल नहीं बोलते लोग, ब्रज भाषा भी चली गई,
1857 तक ब्रज भाषा इस देश की हिंदी की मेन भाषा थी। जो खड़ी बोली हम बोल रहे हैं उसमें लिखा नहीं जाता था, बोला भी नहीं जाता था। विद्यापति हों या उड़ीसा के हों या असम के हों, वो जब भजन लिखते थे तो ब्रजभाषा में लिखते थे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और मेरे ठुमक चलत रामचंद्र, वो जो शास्त्रीय संगीत के जो गीत हैं वो खड़ी बोली के नहीं है, वो ब्रजभाषा के। और ब्रजभाषा कम से कम 200-250 साल तक आप समझ लीजिए कि 1520-21 से लेकर के 1857-58 तक हिंदी की मुख्य भाषा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की स्थापना किसी भी हिंदी भाषी ने नहीं की है। पिछले महीने मुझे वृंदावन से एक फोन आया कि हमें आपकी जरूरत है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई मैं तो कोई ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, मुझे श्लोक लोग भी नहीं आते। बोले नहीं सर, हमारे यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, बंगला में हैं, आप उनको हिंदी कर चाहिए। भाई कोई बंगला में कैसे क्या हो सकता है? हाँ, और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अभी तो नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा। तो फरवरी के लास्ट में मैं वृंदावन गया। उन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए वो वृंदावन बसने के बाद, वृंदावन की जो स्थापना है वो मथुरा से अलग है, और वृंदावन की जो स्थापना है वो बंगालियों ने की है। वृंदावन की स्पेसिफिकली जो मूवमेंट रहा है, चैतन्य का जो मूवमेंट है, चैतन्य का जो कॉमन मूवमेंट है, वो मूवमेंट से वहाँ से हरिदास जी वगैरह ने उसको स्थापना की। तो मुझे लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए कि 1912 के आसपास पूरे वृंदावन में जितने पंडे थे उनका रिकॉर्ड है, बंगला में है और रजिस्टर्ड है। कौन सी पोथी कितने नंबर पंडे के पास है, वो किस मोहल्ले में रहता है, किस मोहल्ले में कितने कितने पंडे हैं, वो मैंने अनुवाद किया। और अनुवाद करते समय मुझे ये समझ में आया कि भाषा का मामला सिर्फ भाषा तक नहीं जुड़ा है। हम अर्धबंगेश्वरी से शुरू करें। अर्धबंगेश्वरी का मतलब है कि अब हम सिलहट के ऊपर भी चले जाए, त्रिपुरा के ऊपर चले जाए, वहां से लेकर के चरखारी, चरखारी के बाद में पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत, जितने भी उस समय के भाषाई केंद्र रहे हैं, भाषाई राजा रहे हैं, सबका वहां रिकॉर्ड है। और कई राज तो मैं मेमन सिंह, केशेश्वरी देवी, इनको मैंने पढ़ा। शायद 46-47 के बाद सारे राजे महाराजे चले गए, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा लोग, ब्रज भाषा बोलने वाले लोग, हिंदी भाषियों के बाद जो लोग रहे हैं वो बंगाली थे। और उसी रिकॉर्ड की वजह से जो आता था वो पढ़ता था बंगला, और वो अपने जहां जाना होता था चला जाता था। मैं भाषा का मामला सिर्फ राजभाषा और राष्ट्र भाषा से नहीं है। भाषा का मामला हमारा सिर्फ रोटी बेटी और भाषा से है। इसलिए कि कई बार हमें लगता है कि हम जय श्री राम कहने से ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, जय कृष्ण से ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन आप इनके साथ साथ ये भी देखिए, इन शब्दों के साथ साथ में बहुत सारे शब्द जुड़े हुए हैं जो सीधे के सीधे हमारे भाषाई और धार्मिक आंदोलन का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। भाषा हमारी सबसे पहले आती है, और यही वजह है कि जो जहां गया वहां वो अपनी भाषा लेकर के गए। और अब जो भाषा आ रही है जिसके लिए हम आज इकट्ठे हो रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वो है विज्ञान की भाषा। मुझे बहुत मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ाई वो यहाँ के मूर्धन्य लेखक थे। मुझे जिन लोगों ने पढ़ाया उन लोगों में
सलील कुमार चौधरी थे, जिनको हम लोग शॉर्ट में एसकेसी बोलते थे, जेएम मित्रा थे और देवव्रत मित्रा थे। मेरी तरह उनको देख देख के याद आप देख पाएंगे, मैं जब कॉलेज में था उनको देख देख के मैंने ये बाल रखवा लिए छोटे छोटे। तो बॉटनी अंग्रेजी में किताबें एसकेसी की उपलब्ध हैं, पूरे बंगाल में पढ़ाई जाती है स्टडीज इन बॉटनी। लेकिन मेरा मामला ये नहीं है कि मैं एसकेसी को जानता हूँ या मैंने बाल रख लिए हों। मेरा कहना यह है कि जब बंगाल में बॉटनी को बंगला में पढ़ाने की बात आई तो आप आश्चर्य करेंगे कि एकदम नई नई किताब आई थी आर.एन. पाल की, रविंद्रनाथ पाल की बॉटनी में, और अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद वो किताब बंगला में बहुत पसंद की गई। मैंने खुद बंगला सीखी उस समय कि मैं इस किताब को देख के ठीक से समझ पाऊं, क्योंकि हिंदी और बंगला में ज़्यादा फर्क नहीं। अंग्रेजी मेरे लिए थोड़ी उस समय भारी हो रही थी, बाद में तो मैंने अंग्रेजी सीखी। तो मेरा ये कहना है कि जब हम नई भाषा की तरफ आ रहे हैं, हम ब्रजभाषा से निकल गए, हम राजभाषा से आगे बढ़ रहे हैं, जब हम आ रहे हैं तो विज्ञान की जो भाषा है वो इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में किस तरीके से विज्ञान का लेखन हो, तो ये मेरे लिए हमेशा इस बात का, मैं बहुत वर्षों तक दोस्तों से बोलता रहा कि रविंद्रनाथ पाल ने बॉटनी की किताब लिख के बंगाल का बहुत भला किया। हालांकि ये बात दूसरी है कि उन्हें लोगों ने साहित्यकार नहीं माना। मैं तो कभी चाहूँगा कि बॉटनी यहाँ पर कभी किसी तरह से बंगला हिंदी में लेखन के लिए कभी रविंद्रनाथ पाल के नाम पर कोई एक छोटा मोटा अवार्ड ही दिया जाए। तो बड़े बॉटनिस्ट इसलिए है कि उन्होंने बॉटनी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया, स्पेसिफिकली बंगला में। जिस किताब का जिक्र बार बार संजय जी कर रहे थे, उससे मैं लगातार कई हिस्सों से गुजरा, और आपको ये आश्चर्यजनक बात बताऊं कि यहाँ एक संस्थान हुआ करता है, एशियाटिक सोसाइटी, मैं उसका मेंबर हूँ। और उसके रिकॉर्ड से गुजरते हुए मैंने देखा कि एशियाटिक सोसाइटी के बाद बाकी जितनी सोसाइटीज हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सब संस्थाएं एशियाटिक सोसाइटी से निकली हैं, बनाई गई हैं। और एशियाटिक सोसाइटी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं सबके। और आज भी मतलब इन संस्थाओं के जो प्रमुख हैं वो एशियाटिक सोसाइटी के नॉर्मल जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब भी कोई बॉटनी की बंगला की किताब की ज़रूरत पड़ जाए तो आप एशियाटिक सोसाइटी में जाएं, और आपके चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी प्रमुख होंगे वो निश्चित रूप से वहाँ डिफेक्टो एक मेंबरशिप होती है, वो हैं। ये जिस वनस्पति वाणी का जिक्र किया, उसके इतिहास के बारे में संजय जी ने बताया। मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें आपसे कहनी है। आप थोड़ा बोर होने लगे तो मुझे संजय जी इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं, मैं चीज़ों को अनुभव को बांटता हूँ जो मेरे साथ है। वनस्पति वाणी के पीछे कई अंकों से जब मैं गुजरा तो मैंने एक लेख पढ़ा जो जस्ट सिर्फ इस बात का गवाह था कि किस तरीके से जो संपत्ति है, जो बॉटनिकल सर्वे, बॉटनी की जो प्लांट की जो संपत्ति है उसको विनाश हुई। स्पेसिफिकली टिहरी पर एक लेख है, और मुझे उस लेख ने बहुत प्रभावित किया। टिहरी बहुत ज़्यादा विकास हुआ तो टिहरी का पूरा एक शहर पानी में डूब गया। उसके साथ ऑर्किड्स डूब गए, प्लांट्स डूब गए, और जो शायद 135 या 36 प्लांट्स ऐसे थे जो वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, बाद में वो विनष्ट हो गए।
स्पेसिफिकली जिसको हम प्लांट कहते हैं, आपने तो बहुत अच्छा किया कि वो गुप्त बीजी, नग्न बीजी, फिर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, मतलब इनको बोलने में भी अच्छी खासी जीभ हटकती है। द्विबीजपत्री, त्रिबीजपत्री है, ट्राइफोलिएट्स, पेंटाफोलिएट जिसको कहते हैं। असल में एक बड़ा हिस्सा हमें पब्लिक को बताना पड़ेगा, और वो हिस्सा डाइकॉट, मोनोकॉट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, नग्नबीजी, वो नहीं है। वो हिस्सा है ऑर्किड्स का, चूँकि हमारा देश इस तरह का, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत पानी है, तो हमारा हिमालयन जो हिस्सा है जिसमें ऑर्किड्स वाला मामला है, वहाँ जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं, हाँ भाई ऑर्किड देख के चले आए। अभी अभी एक खबर आ रही थी ऑर्किड्स पे कि जापान की जो करेंसी है वो एक प्लांट से बनती है, और वो प्लांट नेपाल, शायद पहले किसी दूसरे ऑर्किड से बनती होगी और गर्मी वगैरह से वो प्लांट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। तो अभी वो जो नोट बना रहे हैं वो इसी ऑर्किड से लेके बना रहे हैं। नेपाल में ये ऑर्किड मिल रहा है, लोग बड़ा, मतलब वहाँ के किसान बहुत कमा रहे हैं। तो ऑर्किड वाला जो पोर्शन है वो बेहद अट्रैक्टिव भी है, और जिसे हम जल्दी पहचान भी नहीं पाते हैं, उसकी तरफ में मैं चाहूँगा कि जो आप लोग हैं उसको लिखिए। और मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ कि आपकी संस्था की मैंने सरकारी सर्किट वर्किट, इधर जाओ उधर जाओ, ये परमिशन वो अपनी जगह है। आप अपना लेख हमें बड़ा छोटा दीजिए, हम उसे हिंदी में छापेंगे। और हमारे पास हिंदी छपने का मतलब है कि हमारे पास 7.5 लाख हमारे रीडर हैं जो रोज उसको पढ़ते हैं, और रोज आजकल हम लोग रोजाना बुलेटिन निकाल रहे हैं। तो मैं टेहरी से वापस लौटता हूँ कि टेहरी के अलावा मैंने और भी कई लेख देखे जिनका हल्का सा जिक्र करके जाना चाहूँगा मैं। एक उसमें अंक था विज्ञान और मानवीय मूल, जो शायद 1919 में छपा था। एक अंक था हम टूटे रिश्ते जोड़ रहे हैं, आपकी वनस्पति वाणी का ही एक अंक है जो 1991 में। आप पीछे के अंकों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो मैं पढ़ते हुए दूसरा, कि आप भी, वो तो आपके रिकॉर्ड में है, तो आप इन विषयों पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2003 में एक अंक निकला था, वो पुष्प परिचय पर था, और उसमें बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र था। 2008 में एक निकला था वनस्पति विज्ञान का आधारभूत शब्दावली। और शब्दावली कम से कम संस्कृत को अगर हम लेते हैं या हिंदी को लेते हैं या बंगला को ही लेते हैं, तो शब्दावली विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप उसको आम आदमी के लिए लिखते हैं। आप साइंस वैज्ञानिक के लिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वो पढ़ लेगा। मैं जहाँ कठिन पोर्शन है आपके लिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉमन आदमी के लिए भी लिखिए। बंगला में बहुत सारी पत्रिकाएं छप रही हैं, विज्ञान पर बहुत कम छप रही हैं। और भाषा का मतलब सिर्फ कविता और कहानी नहीं है, इतर जो चीज़ें हैं उनके लिए भी जो कोशिश करनी है वो हमको आपको करनी है। हम रविन्द्रनाथ जी को सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि उन्होंने रविंद्र संगीत लिखा है, इसलिए भी नहीं रखते कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए भी रखते हैं कि उनको सरोकारों को जब आप देखेंगे तो आप उसमें विज्ञान भी पाएंगे, आप उसमें वो चीज भी पाएंगे जो दिखती नहीं है। शांति निकेतन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी आजादी के पहले कि आपके यहाँ एक सुधीर सेन नाम का आदमी है जो आपके यहाँ काम करता है, और वो एक्सिस जो फोर्सेस हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ है उसका समर्थक है। उसने 2-3 किताबें लिखी हैं, आप उसको बैन कर दीजिए और निकाल दीजिए। रविन्द्रनाथ ने वो किताबें भी भेजी, सफाई भी भेजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भाषा जितना सरोकार के साथ जीती है उतनी ही जीवंत है।
और उसी कवि को, उसी लेखक को हम याद भी करते हैं जिसके सरोकार अलग अलग तरीके से होते हैं। मैंने आपने गगन हरकारा का अगर नाम सुना हो, अगर गगन दाम का नाम सुना हो, मैं उसमें थोड़ी देर में आता हूँ। असल में रविन्द्रनाथ की एक कहानी है बदनाम, और बहुत सी कहानियाँ हैं कि जैसे पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है, कहानी है उनकी। इन कहानियों को सुनने में, पढ़ने में बहुत सहज लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। है इसलिए नहीं कि मैंने 2 किताबें बंगला में लिखी हैं। एक है शिलाई तो है रविंद्रनाथ, जहाँ वो 22 साल तक पद्मा नदी के किनारे उनकी कोठी है, और वहाँ उनका एक तालाब था, उसमें एक बजरा है उन्होंने बना रखा था, उसमें वो लिखते थे। उनकी एक कहानी है पोस्ट मास्टर, और वो पोस्ट ऑफिस उस कोठी के बगल में, और अभी वो कोठी बहुत सुरक्षित है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने वो रिकॉर्ड्स के साथ में काम करते हुए महसूस किया कि रविन्द्रनाथ इसलिए ज़्यादा फेमस हैं कि उन्होंने अलग अलग विषयों पर लिखते हुए, बदनाम कहानी का बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब देश सुहास को खोज रहा था कि कहाँ गए, और बंगाली जो इंटेलिजेंसी, मतलब जो इंटेलेक्चुअल है, उसको पता था कि वो कहाँ है। एक दूसरे को बताया भाई कहाँ है, कहाँ गए, क्योंकि बहुत दिन तो अल्लाह हुआ, पता नहीं कहाँ चले गए। रविन्द्रनाथ ने कहानी लिखी बदनाम, उसमें इनडायरेक्टली था कि वो कहाँ है। उसमें एक कहानी है कि एक आदमी नेता है, उस पर आरोप लगता है, फिर वो जेल से छूटता है और गायब हो जाता है। आप उस कहानी को जरूर पढ़िए, क्योंकि भाषा की दृष्टि से उसमें जो शब्द मुझे मिले, मुझे लगता है उन शब्दों पर इसलिए बात करनी चाहिए कि हम वहाँ से शब्दों को ला सकते हैं, और लाने के बाद में हम उसको अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। और जब बार बार एक संजय जी ने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया कि मतलब राजनीतिक रूप से भारत के क्षेत्र में जितनी वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश चले जाएंगे तो इतना पानी है कि आप इतिहास भूल जाएंगे। भूल इसलिए जाएंगे कि इतिहास में कभी पानी भी हथियार हो सकता है। बांग्लादेश लिबरेशन वार में सबसे बड़ा हथियार पानी है, और जहां पानी है वहां वनस्पतियों के जो प्रकार हैं बहुत ज्यादा हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के पहले एशियाटिक सोसाइटी के अंदर में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो काम हुए होंगे या हैं, उसमें बांग्लादेश का भी काम जरूर शामिल है। और बृहत्तर भारत के चीज़ों को हम लोग जोड़ सकते हैं, और उन प्लांट्स को भी जोड़ सकते हैं जो हमारे अविभाजित हिंदुस्तान के हैं। अभी तो बार बार हम कहते हैं कि वो समग्र भारत, ये भारत, अविभाजित भारत, वो अपनी जगह है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर जो एकता है प्लांट्स की, अब मैग्नीफेरा इंडिका है तो इंडिया में ही है, जो चीज़ें यहाँ हैं तो यही हैं, लेकिन वो सार्वभौमिक हैं। चीन का बच्चा मैग्नीफेरा इंडिका ही बोलता है, जर्मनी का भी यही बोलता है। इसलिए हमारी जो कॉमन चीज़ें हैं, वो आज़ादी के पहले की हों या बाद की हों, वो हमारी साझी हैं। हमें उसको इस तरीके से देखना चाहिए। जो पोर्शन मैं आपसे शेयर करने से हिचकिचा रहा हूँ, उसका एक इशारा भर है कि मैं आपको कहूँ कि वो मोनो क्या है, लैटिन क्या है। ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं जानते थे, और एक वो भी समय रहा है कि अगर ये ईसाई है तो इसको मारने की जरूरत नहीं है, इसको जिंदा जला दो। ये उस समय का इतिहास है जिसको हम लोग आज 2024 कह रहे हैं। उसके बाद में जिन लोगों ने, बड़े आश्चर्य की बात है, भाषा का हिसाब मैं कह रहा हूँ, हम नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते थे, हम लोग ईसा मसीह अंग्रेज जानते थे, लेकिन हम यही जानते हैं ईसा मसीह तो अंग्रेज थे। एक
टायरेंट जिसको कहते हैं, एक राजा रोम का, वो पब्लिक को पूछता है, अरे भाई ये बहुत बदमाश है, इसका क्या करना है बताओ। वो खुद फैसला ले सकता था, नहीं लिया। ईसा मसीह को खड़ा करके, भाई देखो सब तुम लोग देखो, बोलो देखो ये क्या करता है, बताओ देखो ये क्या करता है, सब हम लोग को खिलाफ खिलाफ बोलता है, इसका क्या करना है बोलो। पब्लिक क्या बोलेगी? पब्लिक ने जो भी हिब्रू में कहा, अंग्रेजी में नहीं कहा कि हम नहीं जानते, तुमको जो करना है करो, नो तुमको जो करना है करो, चलो ये बोल चढ़ा दो फांसी। स्टोरी उसके बाद सुनी कि आज जो लैटिन है, जो रोमन है, वो भाषा विज्ञान की भाषा है, शब्द अंग्रेजी के नहीं। लेकिन हमको लगता है कि सब अंग्रेजी से आया है, ऐसा नहीं है। और अब हम जब हिब्रू से पीछे जाएंगे, रोमन से पीछे जाएंगे, लैटिन से पीछे जाएंगे, तो मैं अपनी बात वहीं खत्म करूंगा जहां से शुरू की थी, ये कहते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।